एटम और न्यूक्लियस में तीन साइंटिफिक, फिलहाल अभी हम एटम का बात करते हैं, न्यूक्लियस को अभी हटाइए, एटम उसके बाद न्यूक्लियस का बात करेंगे। तो पहले एटम, एटम का जब आप चैप्टर खोलते हैं उसमें पढ़ने के लिए, तो उसमें तीन साइंटिस्ट के बारे में आपको जिक्र करना है। जो सबसे पहले एटम के बारे में जो बताए हैं, जिनका नाम है जे थॉमसन, दूसरा तुम्हारा रदरफोर्ड और तीसरा नील बोर्स। सब ने अपना अपना एटम को अभी हम लोग को सुनने में बहुत इजी है कि एटम का जितना भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, जिस तरह से इसमें न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, ये बहुत सिंपल है। लेकिन ये तुम्हारा लगभग 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में इतना इजी नहीं था। इसमें तीन साइंटिस्ट का अपना पूरा जीवन लगा हुआ है, गलती होते होते सुधारते करके एक पूरा एक सेटअप जा कर के तैयार हुआ है, और तब जा कर के हमको मिला है एक एटम के बारे में पूरा स्टडी करने को। इसमें पूरे तरह से तीन साइंटिस्ट का और भी साइंटिस्ट का इसमें योगदान है, तब जा कर के हम लोग एटम को हम स्टडी कर रहे हैं। तो वही है तुम लोग का एक्सरसाइज है। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में अब आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें तीन साइंटिस्ट के बारे में आपको नॉर्मली पढ़ना है। पहला साइंटिस्ट है जे थॉमसन, दूसरा है तुम्हारे लिए रदरफोर्ड, और तीसरा, ये साइंटिस्ट कैसे आप आ रहे हैं ये भी देखना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एटम का जो कॉन्सेप्ट दिए वो जे थॉमसन दिए। माना कि उनमें बहुत सारा गलती था, बहुत सारा लिमिटेशन था जे थॉमसन के मॉडल, लेकिन उनका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले एटम बोल करके कोई चीज़ होता है, कोई सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट देने वाले जे थॉमसन है। तब जाकर के स्टडी इस पर एक गोल्ड का एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया गया, और जिस पर उसके बाद न्यूक्लियस का खोज हुआ, जो रदरफोर्ड का एक बिग, रदरफोर्ड का हम यहाँ पर लिमिटेशन का बात कर रहे हैं, लेकिन रदरफोर्ड का बहुत बड़ा जो अचीवमेंट था वो न्यूक्लियस का खोज था। पहला जे थॉमसन में ये नहीं पता चल रहा था कि न्यूक्लियस बोल करके भी कुछ होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस बोल करके भी होता है, उसका साइज के बारे में भी बताया है। लेकिन आज का क्लास हम जो स्पेशली ले करके आए हैं, जो स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम में एकदम करके जाना होता है, और ये वाला टॉपिक कंफ्यूजिंग लगता है और यहाँ से ही सवाल बनता है, तो वो टॉपिक हम ले करके आपके सामने आए। हम रदरफोर्ड को उतना एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिमिटेशन का बात करेंगे कि रदरफोर्ड से गलती क्या हुआ, और ये गलती किए तब जा कर के नील बोर्स साइंटिस्ट तुम्हारे सामने आए, उनके भी स्टडी करेंगे। तो रदरफोर्ड का गलती बाबू लोग इसमें देखने के लिए दो गलती है इनका। गलती क्या बोलेंगे, लिमिटेशन क्या बोलेंगे, इनसे जब ये चीज़ पूछा गया, कोई भी आपका जब एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ सवाल उनसे पूछा जाता है, तो उनसे दो सवाल पूछा गया जिसको वो एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थे, तो जाकर के इसे लिमिटेशन के कैटेगरी में रख दिया गया। और ये जो दो सवाल का उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, यही आगे चल कर के नील बोर्ड ने इस पर काम किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया कि हाँ, ये जो आपको प्रॉब्लम देखने में लग रहा है उसको सॉर्ट आउट कैसे किए, वो नील बोर्स का है। तो उनका पोस्टुलेट को भी देखेंगे, पहले इनकी गलती को देखते हैं। गलती नहीं बोलना चाहिए, लिमिटेशन बोलना चाहिए। जो सवाल उनसे पूछा गया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला लिमिटेशन क्या है, रदरफोर्ड का एटम का जो मॉडल है वो हमारा प्लानिटरी सिस्टम के डिज़ाइन पर ये है। जैसे हम लोग का प्लानिटरी सिस्टम क्या है कि बीच में सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ हमारा प्लानेट का रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सपोज कर लो, यहाँ पर मरकरी है, ठीक है, मरकरी, मार्स, जुपिटर, इस तरह से जो प्लानेट सन का जो चक्कर काटता है, ठीक उसी तरह से रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस का चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ तक बात हुआ। दूसरा बात यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये सर्कुलर मोशन में आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूमना चाहता है, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूमना चाहता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के आप सर्कुलर मोशन में घूम ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक खास फोर्स होता है। इसका खास का बात होता है कि कभी भी ये फोर्स अपने खुद से नहीं वर्क करता, मतलब खुद से नहीं बनता है। ये देखता है कि मेरे घर में, उसका घर को अगर बोला जाए तो उसके घर में है, सेंटर का घर है,
ठीक है। उसके घर में कौन सा फोर्स आया है, उस फोर्स का अपना नेचर को कन्वर्ट करके, मतलब जैसे उसका फोर्स जो भी है, जैसे हम आपको समझाने के लिए, जैसे यहाँ पर कोई भी टर्निंग आप ट्रैक पर कर्व रोड वाला जो 11th क्लास में कर्व रोड में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी व्हीकल अगर राउंड लेता है तो उस समय उसका स्पीड ऑटोमेटिक वो डिक्रीज कर देता है। रीज़न क्या होता है, उसका बैलेंसिंग कम होने लगता है, ग्रिपिंग कम होने लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो अचानक से जब भी सर्कुलर मोशन में, जब हम लोग सर्कुलर राउंडिंग लेवल कर्व रोड में अगर मूव करते हैं तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ चला जाता है, फ्रिक्शन आपका जो सेंटर में जो जाता है ना बच्चा लोग, सेंटर में फ्रिक्शन जाता है और सेंटर घर माना जाता है। जैसे ये कर्व है तो इसका एक सेंटर होगा, इसका कर्व सेंटर में, इसका सेंटर माना जाता है। सेंटर में एक फोर्स रहता है जिसका नाम है सेंटीपिटल फोर्स। और कोई भी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन करना है, सर्कुलर रोटेशन करना है तो उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाना होगा। और वो फोर्स अपने से नहीं बनेगा, ये यहाँ पर जो भी फोर्स अगर जाएगा, जैसे अभी तो फ्रिक्शन जा रहा है, हो सके वो टेंशन भी जाता है। अगर आप रोटेट करते हैं, एक पत्थर को रोटेट कर रहे हैं, अब इस केस में आप हाथ से एक पत्थर को रोटेट कर रहे हैं चारों तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो सेंटर के तरफ जो भी फोर्स मिलेगा ना उसको कन्वर्ट होना पड़ जाता है, किस में, सेंटीपिटल फोर्स में, ठीक है। ये हम लोग क्लास 11 से ही जानते हैं कि सर्कुलर, यहाँ पर फ्रिक्शन कन्वर्ट हो गया, फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट होना पड़ा, आपका सेंटीपिटल फोर्स में। और यहाँ पर टेंशन को कन्वर्ट होना पड़ा, टेंशन फोर्स को कन्वर्ट होना पड़ा या बनाना पड़ा, तो या प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करना पड़ा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इसको भी सेंटीपिटल फोर्स का ज़रूरत होगा। तो ठीक है, यहाँ तो फ्रिक्शन लग रहा था, यहाँ टेंशन लग रहा था, यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सबसे पहला तो ये सवाल है, क्योंकि वही फोर्स सेंटीपिटल फोर्स बना के देगा, सेंटीपिटल फोर्स खुद से तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, अगर सन का बात करते हैं ना, जैसे अर्थ और सन का बात करते हैं कि अर्थ रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पर कौन सा फोर्स आता है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टेंशन आता है, टेंशन इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पर राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीपिटल फोर्स। ठीक इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काटेगा तो वहाँ पर कौन सा फोर्स आपका बनेगा, जिसको कन्वर्ट करवा करके आप नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स ले सकते हैं, तो उसका नाम है सेंटीपिटल, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि यहाँ पर चार्ज का बात हो रहा है, यहाँ पर है क्या, यहाँ बीच में अगर न्यूक्लियस बोल रहे हैं तो इसके अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कहने का मतलब चार्ज है, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है तो ये भी चार्ज है। दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलम्ब्स लॉ लगता है कि नहीं, Q1 Q2, इसके बीच का दूरी R, या कौन सा फोर्स लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। क्लियर है, ठीक है। तो आपका नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज का बात चल रहा है तो ये प्रोवाइड करेगा। अच्छी बात है, ये सब बात रदरफोर्ड के आपका स्टेटमेंट में मिलता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक क्लासिकल थ्योरी था, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था, जिसमें उस समय बताया जा रहा था कि अगर कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है, इमिट करता है, एनर्जी को इमिट करता है। तो जब एनर्जी इमिट करेगा, कोई भी बॉडी अगर एनर्जी को इमिट करता है तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। इसको घूमने के लिए एक एनर्जी चाहिए, अगर वो एनर्जी को इमिट कर रहा है, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे इसका रेडियस छोटा होते 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 ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। यही सवाल उनसे बोला गया था। तो यहाँ पर एक फोर्स है जिसका नाम है सेंटीपिटल फोर्स। तो फोर्स के साथ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, जहाँ फोर्स है वहाँ एक्सेलरेशन होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, यहाँ पर सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स,
वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को माना जाता था क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से कि ये एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी को इमिट करता है, मतलब लाइट को इमिट करता है। तो अगर ये एनर्जी इमिट करता है तो मतलब एनर्जी का डाउनफॉल होगा, एनर्जी लूजेस करेगा, और अगर एनर्जी लूज करता है तो मान लीजिए इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 कम होना स्टार्ट होगा, और एक समय ऐसा आएगा काइनेटिक एनर्जी कम होने से इसका रेडियस धीरे धीरे छोटा होते रहेगा, छोटा होते 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 ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो उसका जो निगेटिव चार्ज है उसे पॉजिटिव, यहाँ जो हेवी पॉजिटिव चार्ज यहाँ है वो निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे एटम किससे बना हुआ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो जाएगा तो एटम ही ख़त्म हो गया ना। और ऐसा देखने को नहीं मिलता, हमारा जितना भी मेटल है सब स्टेबल है, जितना भी मैटर आप देखे हैं सब स्टेबल फॉर्म में होता है। अगर ऐसा होता तो कुछ भी नहीं होता, ख़त्म हो जाएगा। तो बाबू यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हवा से लेकर के, हमसे, आपसे लेकर के हाथ में जो मार्कर भी पकड़े हुए सब कुछ तो एटम से बना हुआ है, तो ये तो ख़त्म हो नहीं रहा है। मतलब एटम स्टेबल है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल या चिन्ह लग गया। ठीक है, यहाँ पर बाकी साइंटिस्ट लोग ने ये जो सवाल उठाया कि अगर ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एनर्जी इमिट होगा और ये धीरे धीरे अपना एनर्जी को खो देगा, और लास्ट में ये क्या होगा, न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएगा, और इससे वो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे करके बाकी भी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से एटम ही कोलैप्स कर जाएगा। इसका बारे में आपको क्या कहना है, यह सवाल था रदरफोर्ड से, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, इसीलिए इनको लिमिटेशन में काउंट कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट है, एज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन को अगर रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली लूजेस करेगा। ऐसा नहीं है कभी ज़्यादा करेगा कभी कम करेगा, एकदम कॉन्टिन्यूसली रिलीज करेगा। इसीलिए इसका एक शेप बन रहा है। ठीक है, ये रेडियस एकदम कन्फर्मली, एकदम यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके ये डिक्रीज होते जाएगा यूनिफॉर्मली। इट मस्ट, पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एटम शुड इमिट ए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको समझो। बट व्हाट वी एब्जॉर्ब इज ओनली ए लाइन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम को समझना होगा, स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम वर्ड हम लोग प्रिज्म में भी देखे थे, है ना। प्रिज्म में भी हम लोग स्पेक्ट्रम करके देखे हैं। जैसे प्रिज्म देखिए, स्पेक्ट्रम वर्ड आपने सबसे पहले प्रिज्म में सुना होगा। जैसे ये प्रिज्म है, यहाँ से वाइट लाइट को मूव किए हैं, वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट में क्या है कि 7 कलर्स होता है, जिसे हम लोग विग्योर करके बोलते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, क्लियर है। और इसके बारे में और बताते हैं, जैसे ये इस तरह से जाता है तो इसका वेवलेंथ इंक्रीज करता हुआ जाता है। इस तरह से जो लेटर जा रहा है, जैसे वायलेट से ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, इंडिगो का। इंडिगो से ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, वेवलेंथ का बात कर रहे हैं, ब्लू का। ब्लू से ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, ग्रीन का। ऐसे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का। इसीलिए कभी कभी जूनियर सेक्शन में ये भी बोला जाता है कि रेड कलर को डेंजर के लिए, जब भी डेंजर का कोई साइन होता है तो रेड कलर का ही क्यों ऑब्जर्व वहाँ पर शो अप करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वेवलेंथ है, ज़्यादा दूर तक ये आपको कलर दिखेगा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी इस अनुसार से कम रहेगा। जिसका फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करता है, सबसे ज़्यादा वायलेट का होगा, उससे कम इंडिगो का, उससे कम ब्लू का, उससे कम ग्रीन का। इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऐसे आप लोग ये जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, तो विग्योर में आपको इस तरह से वेवलेंथ दिखेगा हर एक कलर का। ठीक है, और इससे पास होने पर आपको स्क्रीन पर, इससे पास होने पर स्क्रीन पर आपको 7 कलर जो दिखता है। ठीक है,
पहले VIBGYOR इस तरह से सातों कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कोई कलर मिसिंग है, जैसे इंडिगो मिसिंग है, येलो मिसिंग है, अगर ये दो कलर मिसिंग है तो इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे, या और भी कलर मिसिंग है तो इसे लाइन स्पेक्ट्रम करेंगे। तो मिसिंग ऑफ कलर को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर सातों कलर आपको आ रहा है, कोई कलर मिसिंग नहीं है, कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं है, तो उसे हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, इसी से टॉपिक से एक सवाल पूछा गया कि जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा और ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा, कॉन्टिन्यूसली इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा और इसका धीरे धीरे रेडियस इसका छोटा होता जाएगा, तो इसमें चेंजिंग आएगा। जैसे किस चीज़ का चेंजिंग आएगा, ये सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में किस चीज़ का चेंजिंग आएगा, सर्कुलर मोशन में चेंजिंग किस चीज़ का आएगा, तो हम बोल सकते हैं इसका रेडियस जो डिक्रीज हो रहा है किस वजह से, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका जो वेलोसिटी नहीं बोल सकते ना, लीनियर वेलोसिटी नहीं बोल, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2π फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो आपका फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बहुत गहरा रिलेशन है, जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हम ये वाला जो आप देख रहे हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपका लीनियर मोशन के लिए है। लेकिन अगर हम इन दी सेंस ऑफ आपका वेव में अगर इसको कन्वर्ट करके देखना चाहेंगे यही फार्मूला को, तो स्पीड के जगह पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट के स्पीड से चलता है, तो स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी में। डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेवलेंथ में। वेवलेंथ में मतलब डिस्टेंस वेवलेंथ में लैम्डा, और 1/t जो कैपिटल टी है, 1/t आप जानते हैं वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो c इक्वल टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लैम्डा, जिससे साफ पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये पता चला आपको, क्लियर है। तो एक बहुत बड़ा रिलेशन है किसके बीच में, ओमेगा के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, जिसे एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, लैम्डा बोल सकते हैं। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये घटेगा, लेकिन लैम्डा आपका बढ़ेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्यों समझा रहे हैं, ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस का चक्कर काटेगा और क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से अगर ये एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है, लूजेस करता है, कॉन्टिन्यूसली लूजेस करता है एनर्जी को, तो इसका एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एनर्जी डिक्रीज होगा तो इसका स्पीड गिरना, काइनेटिक एनर्जी स्लो होगा और इसका रेडियस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे रेडियस छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेडियस छोटा क्यों हुआ, क्या यहाँ पर वेलोसिटी घट गया, यह बोलना गलत होगा, क्योंकि v लीनियर वेलोसिटी होता है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ का ओमेगा, यहाँ से ये जो ओमेगा है ओमेगा 1, यहाँ का ओमेगा 2, तो यहाँ ओमेगा ज़्यादा था, अब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ ओमेगा 3, ये ओमेगा 4, ये ओमेगा 5। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपको इस तरह से कि ओमेगा 1 सबसे ज़्यादा था, उसके बाद ओमेगा 2 घट गया, ओमेगा 2 से फिर ओमेगा 3, ओमेगा 3 से ओमेगा 4, ऐसे करके ये डिक्रीज करने लगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करने लगा, इसलिए लूप छोटा होने लगा। ये चीज़ आप रियल लाइफ में भी करके देख सकते हैं। आप एक काम कीजिए ना, एक स्टोन को एक धागा में बांध लीजिए और उसको रोटेट करवाइए हाथ से सर्कुलर मोशन में। जब आपका हाथ थकेगा या इसको स्लो कीजिएगा तो देखिएगा वो लूप छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। ये अभी इस तरह से मूव कर रहा, अब इधर से मूव करेगा, सर्कुलर लेगा, और धीरे कीजिएगा, और ये धीरे धीरे करते करते अगर रोक दीजिएगा तो आपका सेंटर में आकर के ये गिर जाएगा। ठीक यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा और वेवलेंथ आपका इंक्रीज होगा, वेवलेंथ आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर्स
और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, अभी जो प्रिज्म में आपको बताए हैं कि सभी कलर का अपना अपना एक वेवलेंथ होता है। रेड का अपना वेवलेंथ होता है, वायलेट का अपना वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा आपका सबसे ज़्यादा है तो वेवलेंथ आपका सबसे कम होगा। तो सबसे कम पर सपोज कर लो कि वायलेट कलर आपको दिखने को मिल रहा था, ठीक है, वायलेट। उसके बाद इंडिगो देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा वेवलेंथ मतलब इसका यहाँ पर। उसके बाद कौन सा कलर देखने को मिलेगा, यहाँ पर वायलेट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ब्लू देखने को मिलेगा, उसके बाद ग्रीन देखने को मिलेगा, उसके बाद येलो देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ऑरेंज देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको रेड देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको कलर देखने को मिलेगा। तो ये तो सातों कलर देखना चाहिए था, स्क्रीन पर हमको सातों कलर दिखना चाहिए था। तो यही यहाँ पर बोला गया है, एटम शुड इमिट ए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए था क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है तो सभी वेवलेंथ धीरे धीरे करके आएगा ही और हमको सभी कलर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन ए प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल किया गया तो हमको ऑब्जॉर्व क्या होता है, बट what we absorb is only a line spectrum। लाइन स्पेक्ट्रम जैसा कि हम बोल चुके हैं कि वहां पर आपका मिसिंग था। लाइन स्पेक्ट्रम उसे बोलते हैं जब सातों कलर में से कोई कलर आपका वेवलेंथ मिसिंग हो तो उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो हमको लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिला, ना कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिला, जबकि इसके अनुसार से सभी वेवलेंथ आएगा, एक एक करके सभी वेवलेंथ आएगा और हमको सभी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखना चाहिए था। वो नहीं दिख करके हमको अगर लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपको स्पेक्ट्रम के बारे में समझना होगा। इसको और थोड़ा डिटेल से आपको समझा देते हैं कि ये क्या है स्पेक्ट्रम। एक्चुअली हम आपको समझाने के लिए शॉर्टकट में हम समझा दिए हैं। देखो कोई भी अगर जैसे हम लोग गैस लेते हैं, गैस या गैस का वेपर लेते हैं और कोई ट्यूब में उसको अगर हम लोग भरते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के मदद से उसको अगर हीट एनर्जी देते हैं, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी एक चैम्बर ले लेते हैं गैस का, यहाँ पर स्क्रीन ले लेते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, मान लो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से इस कोई गैस को, वो गैस ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो गैस नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो गैस हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी गैस को अगर जब हम गर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, उसको हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वहाँ पर एक हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है और वो लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे तो हम आप समझ सकते हैं। अगर हम कलर में आपको समझाना चाहें, 7 कलर में से कुछ ना कुछ कलर मिसिंग होगा। मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का है, तो इसका स्पेक्ट्रम इस तरह से बन रहा हो, या यहाँ पर दिखाते हैं, ये आपका ऑक्सीजन है तो इसका स्पेक्ट्रम इस तरह से बन रहा हो, ठीक है। यही अगर जब हम गैस को चेंज कर देते हैं और इसके जगह अगर हम दूसरा गैस लेते हैं, मान लो नाइट्रोजन लिए, तो यहाँ पर जो कलर दिख रहा था अब वही नहीं दिख रहा और यहाँ पर इस तरह का कलर दिख रहा है। ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अगर नाइट्रोजन को भर देते हैं, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन दे दिए, नाइट्रोजन को अगर दे देते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम सपोज कर लो ये दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, जस्ट लाइक ए फिंगरप्रिंट की तरह, ठीक है। तो एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब भी हम लोग, जब कोई भी गैस का पहचान करना होता है ना कि ये किस तरह का कौन सा गैस होगा, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कभी भी हम अगर इलेक्ट्रिसिटी से इसको गर्म करेंगे ना तो एक स्पेक्ट्रम बनेगा, वो यही बन सकता है। जैसे हमारा अगर थंब लेंगे और ये अगर प्रिंट मारेंगे तो जो हमारा थंब का फिंगरप्रिंट है वो तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा अलग होगा। ठीक इसी तरह से ये आधार कार्ड की तरह गैस का आधार कार्ड है, समझे। ये लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम आप कोई भी आपको अननोन गैस देता है और उसको गर्म करके आप देखते हैं और इसी तरह का अगर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है तो वो ऑक्सीजन ही गैस है, इसको आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा गैस है, सभी गैस का अपना अपना एक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। कुछ कलर मिसिंग होता है, सपोज कर लो ऑक्सीजन का रेड कलर मिसिंग है, ठीक है। सपोज कर लो हाइड्रोजन का आपका येलो कलर मिसिंग है, सपोज कर लो नाइट्रोजन का आपका ग्रीन और ब्लू कलर मिसिंग है। तो इस तरह का मिसिंग जो है लाइन स्पेक्ट्रम में आ रहा है,
तो ये जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है इसे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन उनका सवाल यह था कि भाई ये जिस तरह से कंटिन्यूस फॉल कर रहा है और कंटिन्यूस ये जिस तरह से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर सभी वेवलेंथ आना चाहिए, सभी कलर आना चाहिए, यहाँ गैपिंग नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर है ना सातों कलर आना चाहिए, यहाँ पर गैप जो मिल रहा है ना, ये क्यों मिल रहा है? यह क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन किनका था? रदरफोर्ड से पूछा गया था। तो यही है ये, एटम शुड इमिट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आशा क्या चीज़ का था कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए, यहाँ मिसिंग नहीं दिखना चाहिए था। कोई भी गैस को ले रहे हैं, वो भी तो एटम ही है ना, तो गैस के एटम पर ये रिसर्च हो रहा है, तो यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है, मिसिंग कलर हो जा रहा है। जबकि आशा था कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, जो हम वहाँ पर आपको समझाए हैं। बट व्हाट वी ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम, ओनली ए लाइन स्पेक्ट्रम। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताइए। तो ये था रदरफोर्ड का लिमिटेशन। ठीक है, तो पोस्टुलेट को आप पढ़िएगा। पोस्टुलेट बहुत सिंपल आपको लगेगा, लेकिन अब जहाँ पोस्टुलेट में अगर बोर्ड्स का एटम मॉडल को पढ़िएगा, और जहाँ फंसने वाला जो टॉपिक था ये था, ये दो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा एटम, ये स्पेक्ट्रम वाला को समझ में नहीं आता लिमिटेशन और स्टूडेंट को, और ये समझ में आ ही जाता है। ये दो लिमिटेशन को आपको क्लियर करना है। अगर ये लिमिटेशन नहीं आता ना, तो अगला पोस्टुलेट देने के लिए नील बोर्ड्स नहीं आते। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किस तरह से नील बोर्ड किए हैं, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।